आज के अभिवादन के साथ हम शुरू करते हैं आज फिजिक्स पहली बार 11th का और काइनेमेटिक्स आज स्टार्ट हो रहा है। तो बड़ी ही गंभीरता के साथ इसको समझना है। काइनेमेटिक्स ये मैकेनिक्स का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे रेस्ट एंड मोशन के नाम से जानते हैं हम लोग। बहुत खूबसूरत टॉपिक है और फिजिक्स सीखने के लिए इससे बेहतर कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि यह चैप्टर जब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा तो हम लोग जो है सो पूरी तरह से फिजिक्स पर अपनी कमांड कर पाएंगे। पूरा एकदम ध्यान से समझिए। इतना आसान तरीके से, इतना इजी करके मैं इसको सिखाऊंगा कि आपको कोई मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि इतने तगड़े सब्जेक्ट और इतने बेहतरीन चैप्टर से हम जुड़े हुए हैं। मैं आपको सिंपली बताता हूं कि काइनेमेटिक्स, जिससे हम लोग सिंपल मोशन या उसको आप 9th क्लास में सरल गति की आप ऐसे समझ लीजिए। हालांकि इन सब चीजों को उतना नीचे स्तर पर उतर करके अब डिस्कस नहीं करना है। कहाँ हमारा ख्वाब जेई और नीट क्वालिफाई करने का है और कहाँ हम इसके हिंदी के पीछे पड़े रहें। एक अच्छी बात हमेशा हमारे दिमाग पर रहनी चाहिए, दिमाग को गंदा होने से बचाना है। हमेशा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं लोग। काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली सिंपली मोशन की बात करते हैं। मोशन के कॉजेज का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं होता। तो ऐसे सिंपली आप समझ लीजिए कि काइनेमेटिक्स जो है वो ओनली मोशन ऑफ द पार्टिकल, ओनली motion of the particle is discussed. Motion of the particle is discussed. No discussion about the motion of the particle is discussed. मैं 2 लाइन लिखता हूं, बहुत ज्यादा रिटेन फॉर्म में आना नहीं होगा। नो डिस्कशन अबाउट द काउज ऑफ मोशन, नो डिस्कशन अबाउट the cause of motion, about the cause of motion। गति के यानी मोशन का रीजन क्या है, मोशन कौन सिस्टम उसमें जनरेट कर पा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। ये सिंपल मोशन है और आपको पता भी है कि मोशन का काउज, जो गति का कारण होता है, वो हमेशा फोर्स होता है। वो डिपेंड करता है कि मोशन किस तरह का है। अगर लीनियर मोशन है तो फोर्स है, अगर रोटेशनल मोशन है तो टॉर्क है। तो फोर्स के बाद टॉर्क, वो रोटेशनल मोशन पर चर्चा करने की बात है। आप बेसिकली अभी पहले जो जमीनी स्तर पर बातें हैं उनको समझ लें। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग सिंपली काउज ऑफ मोशन, जैसे जैसे अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे करके बताता हूं, और देखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दिए जाएंगे, आप घबराएं नहीं। सपोज कीजिए यह कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक वस्तु ये कोई है जो रखी हुई है। अब जब तक हम इसको चलाएंगे नहीं, जब तक हम इसको धक्का नहीं लगाएंगे, पुश नहीं करेंगे या पुल नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी जगह से क्या होगा, शिफ्ट नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। ये जो मूव करता है, जो चलता है, ये इसको ये चलता नहीं है बल्कि इसको चलाया जाता है। तो वो जो चलाने वाला एजेंट है वही इसके मोशन का काउज माना जाता है, कारण माना जाता है। तो किसने इसे गति दी, या अगर ये मोशन में था तो किसने इसे रोका, इसकी चर्चा हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स में इसके बाद भी चर्चा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। हम लोग सिंपली अभी मोशन को पढ़ लें और बाद में तो काउज ऑफ मोशन, इसीलिए इसका नाम काइनेमेटिक्स पड़ा है। हमारे मैकेनिक्स का 2 महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें से एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स कहलाता। तो जो काइनेमेटिक्स है वो तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा होगा डायनामिक्स,
उसको आगे चल करके देखेंगे। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर आएंगे तो डायनामिक्स को ही कहा जाता है काउज ऑफ मोशन। जब जब से काउज ऑफ मोशन डिस्कस करने लगेंगे हम लोग, तो हम लोग ये मानेंगे कि नाउ वी आर इन द फेज ऑफ डायनामिकल पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। सो काउज ऑफ मोशन के लिए अलग टॉपिक आएगा, और अभी फिलहाल हम लोग ओनली मोशन की बात करते हैं। इतनी छोटी सी चर्चा कर लेने के बाद, जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स को सिखाया है, तो मैं अब चलता हूं बेसिक डेफिनेशन पर, जिसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है, और इस लेक्चर के जोश से ही आपका फिजिक्स आगे बढ़ेगा। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? रेस्ट एंड मोशन, इसको समझ लेना एक खूबसूरत चर्चा है, और तब मैं आपको बातें आगे की बताऊंगा। सपोज कीजिए कि यहाँ एक कोई बॉडी रखा हुआ है, और एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 पर यह बॉडी x इक्वल टू 0 पर है। यानी टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब ये भी जान ले, किसी भी इवेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यानी टाइम के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाता है कि टाइम चल रहा है तो इवेंट स्टार्ट हो रहा है, और उस इवेंट को होने में कितना टाइम लग रहा है, उस घटना को परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम का मेजरमेंट हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं उसको t इक्वल टू 0 कहा जाता है। जबकि टाइम कभी नॉर्मली शून्य होता नहीं है, टाइम नेवर कम्स टू 0। और ये फिर भी हम लोग t इक्वल टू 0 लेते हैं। सपोज कीजिए कि आईपीएल का माहौल अभी चल रहा है, तो आईपीएल में टॉस होने के बाद जब गेम स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो टाइम उसका फिक्स किया जाता है, उसी टाइम की शुरुआत को t इक्वल टू 0 कह सकते हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि 7 बजे शाम में ये जनरली स्टार्ट होता है, तो 7 PM इज द t इक्वल टू 0 विथ रिगार्डिंग द इवेंट क्रिकेट मैच आईपीएल। ये ऐसे समझ लीजिए, मैं कहीं पे जर्नी करना शुरू करता हूं, मुझे आधे घंटे में कहीं पहुंचना है, तो अपनी घड़ी में जब मैं अपने जर्नी स्टार्ट करने का जो टाइम देखता हूं कि चलो अभी 8:05 हुए हैं, तो वो t इक्वल टू 0 है। तो t इक्वल टू 0 इज द स्टार्टिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम रिगार्डिंग एनी इवेंट। किसी घटना के होने के समय की शुरुआत का नाम है t इक्वल टू 0। खैर, तो अगर ये t इक्वल टू 0 पोजिशन पर ये बॉडी या ये पार्टिकल, जो भी आप कह लें, अगर अपने पोजीशन से कहीं इधर उधर नहीं जाता है, जिस पोजीशन पर था उसी पर है, t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि उसके बाद t इक्वल टू 15 सेकेंड पर भी मैं इसे x इक्वल टू 0 पर ही देख रहा हूं, यानी स्टार्टिंग पोजीशन पर देख रहा हूं, तो उस समय में आप इसको बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं इसको सिंपली डिफाइन कर रहा हूं, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने इसे, या ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसकी चर्चा करनी शुरू नहीं की है। तो आपको ये समझना है, स्टार्टिंग पोजीशन जहां था वही है। और भी आप देखें, अगर x इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं t इक्वल टू 30 सेकेंड हो गया, फिर भी मैं इसे x इक्वल टू 0 पर देख रहा हूं, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम रन कर रहा है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, वो लगातार अपना जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक वो बढ़ रहा है, अपने रूटीन के हिसाब से वो चल रहा है। बट द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, ये जहां है वही है। तो ये रेस्ट है। ये क्या है? ये रेस्ट को शो करता है, ये रेस्ट को शो कर रहा है। बहुत ज्यादा अभी इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करने लगा, अगर t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 0 पर है, और किसी टाइम t1 पर ये x इक्वल टू x1 पर आ गया, फिर किसी टाइम t2 पर ये x इक्वल टू x2 पर आ गया, ये t2 पर अगर ये x2 पोजीशन पर आ गया, मतलब क्या, टाइम जैसे आप चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो वैसे पार्टिकल अगर पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो यही डिफाइन करता है किसको? मोशन को। शब्दों में लिखने की बहुत ज्यादा
इन वर्ड्स जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बोल देता हूं कि सिंपल मोशन डिस्कशन इज द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, नो डिस्कशन अबाउट द काउज ऑफ मोशन। गति के कारणों की कोई चर्चा नहीं। अब रेस्ट को परिभाषित करना है तो रेस्ट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं करना बाय एनी मीन्स। कुछ भी हो, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि वो रेस्ट में है। एंड इफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई पार्टिकल समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो इसका मतलब है वो मोशन में है। अब जब मोशन की बात आ गई तो मोशन को हम लोग 2 फेज में आकर के पढ़ेंगे। एक होगा वन डायमेंशनल मोशन। अब देखिए काइनेमेटिक्स धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहा है। वन डायमेंशनल, और इसी को कहते हैं 1D, और इसी का नाम है लीनियर मोशन। इसी का नाम है लीनियर मोशन। तो कुल मिलाकर के इसी को हम लोग मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इसको मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। तो इस तरह से लोग बोलना पसंद करते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन है या 1D मोशन है ना। 1D मोशन है, कुछ लोग इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, या इसको लोग कंप्लीट ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये कुछ नहीं, आपको सारी बातें ट्रांसलेटरी मोशन है ना। स्थानांतरीय गति ट्रांसलेटरी मोशन आप ऐसे या इसको प्योर ट्रांसलेशन के नाम से भी आप जान सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये तमाम बातों में कुछ न कुछ राज है छिपा हुआ, इसीलिए मैंने इतना नाम लिखा है इसके लिए। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं था कि इतने सारे फाइल खोले जाए सिर्फ मोशन वर्ड को समझने के लिए। एंड सेकंड है इसका मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन का ही दूसरा नाम है और मोशन इन प्लेन। इसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, 2 मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा सर्कुलर मोशन है। जिन दोनों ही मोशन के विषय में हम लोग चर्चा बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। एक तो आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। मोशन प्लेन का एग्जाम्पल के तौर पर आप सर्कुलर मोशन को ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन से हमारा मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन करे, एकदम सर्कुलर पाथ पर मोशन करे। मौत का कुआं में जो वो साइक्लिस्ट जो वो आपको दीवार पर जो घूमता है ना, या कोई कार वाला घूमता है, तो वो क्या है, वो है आपको मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन का वो फॉर्मेट है। और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति कहते हैं इसको, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन है, बहुत सारा तरह का है। आप क्रिकेट में जो 6 मारते हुए देखते हैं, ये वीरेंद्र सहवाग को, रोहित शर्मा को, अभी तो वैभव सूर्यवंशी का, तिलक वर्मा, सबका पूरा कमाल चल रहा है। तो ये सारे जो है ना, ये 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। इनको मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है। तो मोशन की फिलहाल काइनेमेटिक्स में इतनी कैटेगरी देखेंगे हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी यानी रिलेटिव मोशन पर भी चर्चा होने वाला है, तो वो होगा जब ये सब पढ़ लेंगे हम लोग। तब बेसिकली इसमें मतलब जो इसका धीरे धीरे आप देखते चलिए। तो रेस्ट एंड मोशन की कहानी है। प्रोजेक्टाइल को डिटेल में पढ़ेंगे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ही एक ऐसा पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है या पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स है जो हमें दूर दूर तक साथ भी चलता है। और इसके अलावा इसकी दूसरी और बड़ी खासियत यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन से हम लोग बहुत नए नए तरह के प्रॉब्लम सीखते हैं। बड़ा ही क्लासिकल टॉपिक है, और जब हम आपको बताएंगे तो मुझे लगता है कि अब से पहले आप प्रोजेक्टाइल को इतने बेहतर तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं सीखे समझे होंगे
जितना बेहतरीन तरीका आपको ये प्लेटफॉर्म एलन एकेडमी 24 देने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखना है, बहुत ही निराले अंदाज में आप इसको पढ़ेंगे। तो आज देखिए, अब ये इसका तो मैंने अभी सिर्फ ग्राउंड बनाया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखेंगे हम लोग कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम से हम लोगों का काउंटर होने वाला है, और अब आपको मजा आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स तो हमारा एक फर्ज था, वो बताना जरूरी था। आइए बात करते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की चर्चा में सबसे पहला चीज आता है हमारे सामने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी चर्चा जब शुरू होती है तभी से मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये हम जब समझ लें तो समझ लीजिए कि हम बहुत बड़ी बात सीख लिए। डिस्टेंस को पूरा फोकस कीजिए आप। मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस को, आप जानते हैं ये क्या है। ये है लेंथ ऑफ पाथ, बस इतना समझना। ये है लेंथ ऑफ पाथ followed by the particle, path followed by the particle during motion, पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। जब वो गति कर रहा होता है, जब वो पोजीशन छोड़ता है, तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ के लेंथ को ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू कहते हैं। आप यहां से चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ए पॉइंट पर हैं, आपको बी पर जाना है, ठीक है। आपके घर से आपका स्कूल, आपके घर से आपका मार्केट, आपके घर से आपके क्या बोलते हैं फूफा का घर, आपके घर से और बहुत सारे, है ना, कोई ऐसे मेडिकल या कोई क्लिनिक की दूरी, जिन रास्तों पर चलते हुए आप तय करते हैं, उस रास्ते की लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। वो रास्ता कैसा है उससे बहस नहीं है, कितनी बार आपको मुड़ना पड़ा ये भी बहस नहीं है, कैसे आप वहां पहुंचे ये भी बहस नहीं है। बस मतलब ये है कि आपने चला और चलकर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को छिपते हुए आप किसी भी रास्ते को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं, तो रास्ते की जो लंबाई टोटल आपने मेजर की है, जो आपने इसको फॉलो करते हुए वहां पहुंचा है, उस रास्ते का लेंथ ही आपको डिस्टेंस बताता है। ठीक है, आप देख लो ना, क्या से ये x1 है, ये मान लो x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, कितना लिखे x7 है, डॉट डॉट आप x8 लिख देते हैं, इसको x9 लिख देते हैं, x10 लिख देते हैं, x11 लिखते हैं। इतनी टर्निंग्स आई और सारे आपने तय करते हुए वहां बी पर अपने फाइनल जो पोजीशन है वहां आप पहुंच गए। स्टार्ट आप यहां से किए थे, तो ये लेंथ जो आपने फॉलो किया है ना रास्ते का, वो ऐड कर दीजिए सिंपली, नो नो वेक्टर एडिशन, सिंपल एडिशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की खासियत ये है कि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे डिफाइन करना है, और ये इसीलिए डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई भी मेंशन, इसकी कोई बड़ी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी होती है। डिस्टेंस मतलब आप समझ लो कि मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, और चलते हुए किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूं, पर रास्ते तो तय कर रहा हूं ना मैं। जो रास्ता मैं तय कर रहा हूं, रास्ते का लंबाई नापते चलो, आप डिस्टेंस ट्रेवल के वैल्यू में आपको वो ऐड हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा है कि ए से बी पर पहुंचना, बस, और कुछ नहीं। ए से बी पर जाना और कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल स्टार्ट से फिनिश दिखाई देना। मैंने यहां से जर्नी स्टार्ट करा और यहां मेरा जर्नी आकर के फाइनल हो गया या फिनिश हो गया, बस। आप यहां पर क्या देखते हैं, रास्ते की लंबाई, यानी पाथ डिपेंडेंट है।
ये क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ पर डिपेंड कर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं है। नो डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट में रास्ता से कोई मतलब नहीं, रास्ता है या नहीं। आप ऐसे समझ लो कि आपको टॉर्च की रोशनी जब आप जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी ए से बी पर जाने में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ये लाइट रे जो है ना, ये क्या करता है? लाइट रे डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये डिस्टेंस कवर नहीं करता है। बोलो कैसे नहीं करता? अगर मान लेते हैं कि आपने यहां से लाइट जलाया और लाइट जलाने के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, मान लो कोई वाल है, कोई दीवार यहाँ आपने लगा रखा है, दीवार खड़ा कर दिया, तो लाइट यहाँ से चलेगा तो दीवार सामने में पड़ने के बाद ऐसा ये थोड़े ना बोलेगा कि यहाँ दीवार भैया है तो मैं ऐसे होकर के जा करके तब मैं अपने बी को पोजीशन पर जाता हूं, ऐसा बोलेगा क्या? अपने फाइनल पोजीशन पर इस तरह से ये जाएगा कभी? क्या नहीं जाएगा। जो ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये जो बाधा है, ये जो दीवार है ना, ये जो वाल है, इसने इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया और अब ये किसी भी हालत में इस तरह से टर्निंग लेकर के नहीं जा सकता है। इसीलिए उसको स्टार्ट के बाद ओनली फिनिश नजर आता है, और अगर फिनिश में कोई प्रॉब्लम है तो ये आप डिस्प्लेसमेंट यहां से यहीं तक आपका मेजर किया जाएगा, यहां के बाद इसको आप इसके रिगार्डिंग तो नहीं कर सकते। पर लेकिन अगर आपको मापना है तो सिंपली आप देख लीजिए ये बाधा है नहीं है, रास्ता है नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर सकते हैं। स्टार्ट के बाद सीधा फाइनल देख लीजिए और उस लंबाई को आप माप दीजिए तो आपको क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा, उसमें नहीं चलने की कोई बात ही नहीं है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यही बहुत बड़ा फर्क है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मायने रखता है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच इसका यूनिक डायरेक्शन होता है, एकदम शॉर्टेस्ट लेंथ, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शुरू से लेकर के अंत की दिशा की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, और सिंगल मेजरमेंट होगा, डबल मेजरमेंट नहीं हो सकता है। जबकि डिस्टेंस में इनफाइनाइट मेजरमेंट हो सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अनंत दूरियां हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो सिंगल होगा। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इस पर पाथ से कोई मतलब नहीं। दो चार पांच सवाल लेकर के देख लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। जब वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पाथ फॉलो करता होगा। व्हाट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट मैटर, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंपली वो डिस्टेंस होगा। मैं आपको और ये दो चार एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, एक ही बात को बार बार रिपीट करना सही नहीं लग रहा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। अब देखिए सपोज कीजिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम से ही खेलने का समय आया है। प्रॉब्लम तो कितना करेंगे इसका कोई सीमा नहीं है, आपको जितना बार आप वीडियो रिपीट करेंगे नई जानकारी आपको सीखने को मिलेगा। सपोज कीजिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ। इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया कि एक ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, और हमें बताया गया कि एक बंदा कोई जो यहाँ खड़ा है वो x इक्वल टू 0 पर है, और यहाँ से वो चलना शुरू करता है, चलते 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 वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ पर थोड़ा फिगर छोटा हो रहा, आप बुरा नहीं मानेंगे और ये भी नहीं समझेंगे कि ये छोटा बच्चा यहाँ आते आते बड़ा हो गया, ठीक है, वो वही है। ऐसे मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम कर दिया। और मान लो कि चूंकि अब हम लोग कोऑर्डिनेट में भी मास्टर माइंड है, मान लेते ये 40 0 पर यहाँ आया एंड मेजर्ड इन मीटर वी कैन से, एंड बाय रीचिंग दिस पॉइंट ही जस्ट रिटर्न्स बैक। यहाँ के बाद ये लौट जाता है, और लौटने के बाद जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है
लगातार ये मूव करता है, लगातार मूव कर रहा है, इस इलाके में घुस गया ये नेगेटिव जोन में, और यहां आकर के ये बंदा इस जगह पर सपोज कीजिए कि -10 पर ये स्टे कर जाता है। हमसे किसी ने पूछ लिया कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस आप सीधे समझ लें कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 40 मीटर इधर है ना, और वापस फिर जो आएगा तो यहाँ आके 40 मीटर एंड फिर 10 मीटर आगे, तो ये होगा 40 + 40 एंड +10 मीटर, यानी 90 मीटर उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये पाथ फॉलो किया है, डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, पर लेकिन कोई लेना देना नहीं है, ये जो है आपको जहां जाके रुका है। अब तुम आप अगर साइन के हिसाब से देखो तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में -10 मीटर है, पर डिस्टेंस में ये -10 नहीं चलता है, ये कितना लेंथ कवर हुआ वो चलता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट कोई पूछ दे तो वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को आप याद रखिए, मेजर करने का तरीका है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस एक ही इसका फॉर्मूला है, इसका दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है और न कभी होगा और न कभी आप इस पर विचार भी करेंगे। सो डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा है फाइनल पोजीशन विथ साइन। इसीलिए मैं कह रहा हूं चूंकि वेक्टर है तो साइन जो माइनस प्लस है वो वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा। तो फाइनल पोजीशन का वैल्यू कितना है आप बता दीजिए, बोला जाए। फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन कहाँ है इसका, ये ना यहाँ पे, ये ना फाइनल किया है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट किस डायरेक्शन से हुआ, ऑलरेडी जजमेंट किया हुआ है। स्टार्ट जहां से हुआ था, चूंकि अगर यहाँ इसमें तो आप ओरिजिन से स्टार्ट किए हैं तो चलिए इस पर अभी बहस नहीं करेंगे। फाइनल पोजीशन है आपका -10 और इनिशियल पोजीशन है 0। जब आप ओरिजिन पर है मतलब x = 0 पर है, इतना मीटर कर दीजिए, यानी -10 मीटर। देखिए आपके सामने में रिजल्ट है, आपके सामने में रिजल्ट है कि डिस्टेंस जहां 90 मीटर आया वहां डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट है तो देखिए माइनस साइन होगा, हो गया, सिचुएशन ऐसा था। पर यह जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट माइनस ही आवे, ये भी हमें याद रखना है। मैं ये भी आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का प्रॉब्लम एक मैं लेता हूं ताकि मन में कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा सवाल में अगर उठाऊं यहाँ पर, तो एक दूसरा सवाल देखिए, आपको इसी तरह का प्रॉब्लम आपको मैं शो कर रहा हूं। ये अभी 1D लीनियर चलेगा, अभी धकाधक एकदम, ठीक है, एक से एक सवाल आने वाला है। मान लेते हैं कि ये हमारा, ये एक्स एक्सिस है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली समझो, क्योंकि खेलने का समय प्रॉब्लम से ही आया है और यही आपका दिमाग का तार भी, दिमाग का गेट भी खोलेगा। मान लेते हैं कि अब ये x = 0 पर वो बंदा नहीं होकर के वो बंदा यहाँ खड़ा है, यहां से ये जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जहां आप x सपोज कीजिए आप 15 मीटर पर हैं, x कहां पर है 50, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो वो 15 0 है, कोऑर्डिनेट कितना है इसका 15 0 है। यहां से जर्नी अब ये स्टार्ट कर रहा है, ये ओरिजिन पर नहीं है, ये ओरिजिन पर नहीं है, यहां से जर्नी स्टार्ट करता है और फिर ये इधर जा रहा है, इधर गया, सपोज कीजिए ये 50 0 पर आकर के रुका, एंड 50 0 पर रुकने के बाद, या 45 0 में लिखता हूं, 45 0 पर आया और यहां आने के बाद फिर ये क्या करता, अपना मोशन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है, वापस मुड़ जा रहा है। वापस मुड़ने के बाद ये मान लेते हैं यहां आकर के स्टॉप करता है ओरिजिन पर, ओरिजिन पर आकर के ये रुक गया, यही इसका अपना असली ठिकाना है, यहीं से इसको चलना था, तो यहां आकर के रुका। अब हम इसको पूछता है कि डिस्टेंस का वैल्यू भाई साहब बता दो कितना होगा, तो आप यहां से देखो
क्योंकि जर्नी तो यहां से शुरू हुई है ना, तो ये x1 होगा एंड जर्नी समाप्त हुई है यहां से इस x2 पर। तो अब आप खुद समझ लें कि यहां से 15 से 45 यानी 30 मीटर x1 की वैल्यू दे रहा है ये, एंड वापस जो है वो ओरिजिन पर आया तो x2 आ गया कितना, 45 मीटर। तो डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा कितना, 30 एंड प्लस 45। 30 क्यों, क्योंकि यहां से मेजरमेंट आपका 45 यहां दे रहा है, आप ये 15 पर हैं तो 15 इसमें से माइनस करेंगे ना, आप यहां से लेके यहां ही चले हैं स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में खास करके, तो 30 प्लस 45 मीटर, इसका वैल्यू होगा 75 मीटर। डिस्टेंस का कहानी है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की कहानी कोई हमसे पूछे तो क्या करें, तो डिस्प्लेसमेंट की कहानी कोई पूछेगा तो फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन 15 मीटर यानी -15 मीटर। हालांकि ये सवाल भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ही दे दिया आपको। एक तीसरा अब सवाल लेते हैं, इसमें जो सोचे थे वो नहीं आया, आएगा आएगा, ध्यान उतना मैंने दिया नहीं सीरियसली। तो इस दूसरा क्वेश्चन ये था आपका, हम ओरिजिन के बाहर ही रखते हैं इसको, ओरिजिन के बाहर ही रखते हैं और फिर सिखाते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखा जाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी अभी और आगे चलेगी, खूब चलेगी, खूब चलेगी, खूब चलेगी। इस पर तो हम लोग अभी पूरा ये करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज नाउ कि वही सब कुछ मैं लेता हूं फिर से एक बार, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, पर इतना समझना है कि मान लो कि ये यहां से चलना शुरू करता है, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 0 पर है, मीटर में आप इसको माप रहे हैं, कभी भूलना नहीं, यूनिट तो देना ही पड़ेगा। ये ओरिजिन है, यहां से ये बंदा चलना शुरू किया, चलते चले चलते गया, यहां आया, मान लेते हैं ये 50 0 पर आकर के रुका, एंड वापस जब ये लौटा तो वापस लौट करके यहां आकर के ये स्टॉप कर गया, और ये था 20 0 का पोजीशन, स्टॉप कर गया यहीं पर, यहीं इसका तेल खत्म हो गया। इतनी भूख लग गई कि वही वो लेट गया, अब मैं 1 इंच आगे नहीं बढ़ने से मैं समर्थ हूं, अनेबल टू मूव फर्दर नाउ। तो यहां आकर के जब ये रुका, अब कोई पूछता है डिस्टेंस, क्या जवाब मिलेगा हमको बताइए। अब तो ना ओरिजिन पर है और ना इधर उसके बाएं भी आया है, तो यहां से लेकर के आप 10 से 50 गए तो ये दूरी आपने 40 चली, ये लेंथ आपका 40 रहा, और वापस आप 20 पर रुके हैं, तो 50 यहां से और 20, तो ये इसका मतलब 30 आप चले हैं इस डायरेक्शन, उधर से वापस 30 आप आए हैं ना, क्योंकि यहाँ 20 पर आए हैं तो यहां से 50 मीजर करना है। ऐसा नहीं समझना कि यहां से 20 आए हैं, जी नहीं, दिस इज ओरिजिन एंड मेजरमेंट यहीं से। तो 20 पर है, इसका मतलब वापस 30 आप आए, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 40 प्लस 30 70 मीटर, 40 प्लस 30 मीटर यानी 70 मीटर की कहानी है बच्चा। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल यहां है आपका, इनिशियल यहां है आपका, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में आप हैं कहाँ, 20 पर, और इनिशियल कहाँ थे आप, 10 पर। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर। नाउ दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ से चला और कहाँ आकर के रुका, तो दोनों के बीच का जो फाइनल माइनस इनिशियल है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो लेंथ फॉलोड बाय द पार्टिकल है वो डिस्टेंस है। एक खूबसूरत एग्जाम्पल और देखा जाए चौथे सवाल लेकर के, सपोज कीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है कोई, आपको यहां से भी समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ एक पोजीशन से कोई लड़का या कोई बॉल इस ट्रैक में आपने मूव करवा दिया, ठीक है, आपने ट्रैक में मूव करवा दिया, और मान लो कि रेडियस इसका आपका जो है सो 5 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, ये आर है। किसी ने बोला कि एक राउंड कंप्लीट कर लिया इसने, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताइए 1 राउंड आफ्टर, ये बॉल है या रिंग, मान लीजिए रिंग फंसा हुआ किसी तार में, रिंग है, आफ्टर 1 राउंड, एक राउंड के बाद
आफ्टर 1 राउंड फाइंड। बस यहां मैं लिखता हूं डिस्टेंस, तो आपको भी ये पता पड़ेगा कि ये डिस्टेंस 2πr के बराबर होगा। जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही लेंथ ये चला होगा। तो यहां अब देखिए स्टार्ट भी यहां से आपने किया और वापस चल करके फिनिश भी आपने यहीं पर किया, फाइनल भी यही है। याद रखिएगा, जब कभी भी स्टार्टिंग और फाइनल दोनों ही पॉइंट एक ही पोजीशन पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच कोई गैप अब बचता नहीं है। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। बाकी तो और भी पैटर्न है, सवाल का कोई कमी नहीं है, और जिस कमी को हम लोग बिल्कुल दूर भी करेंगे और उस पर काम भी करेंगे बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही बेहतर तरीके से। आज तो ये पहला लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, तो मैं बहुत ज्यादा आपको लंबा इसको नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश रहे। एक और सवाल लेते हैं, उस सवाल में आपको बड़ा ही मिठास दिखेगा, बड़ा ही खूबसूरत है वो। देखिए यहाँ से सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक बंदा कोई यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है x इक्वल टू 0 से। ये ओरिजिन है जिसको 0 0 भी आप कह सकते हैं, और वहां से वो इस डायरेक्शन में गया, ईस्ट में गया। आपको तो पता ही है कि ईस्ट में मैं क्या सिखाऊं आपको, सब कुछ हमने सिखा लिया है पहले ही आपको, और अब इस पर ज्यादा थेसिस करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के बाद वो ऐसे टर्न लेता है, यहाँ के बाद वो फिर जाता है इस तरह से, है ना? देखिए ध्यान से, यहाँ के बाद वो ऐसे आ जाता है, यहाँ के बाद वो वापस फिर ऐसे आता है ना? और यहाँ आकर के सपोज कीजिए वो स्टॉप कर जाता है। ये मान लो 10 मीटर है, मीटर में माप रहे हैं आप, तो परेशान नहीं होना है। ये मान लेते हैं ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये मान लेते हैं 20 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। यहाँ आपने स्टॉप दिया, इसको स्टार्ट आपने यहाँ दिया था। अब आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए इस तरह की गतिविधि अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो डिस्टेंस का क्या वैल्यू आएगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू आएगा। तो नॉर्मली आपको इसको निकालने का बहुत सारा तरीका मेरे पास है जो आपको मैं बता सकता हूं, और बताऊंगा ही। बताना तो है ही, नहीं कैसे बताएंगे, आप ही के लिए। डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, सारे लेंथ आप जोड़ दें, और डिस्प्लेसमेंट की जब कहानी आएगी तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इनिशियल से स्टार्ट कीजिए एंड फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस तरह का जब भी मामला बनेगा ना, तो उसमें आप वेक्टर का यूज कर लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत आएगा। ये आपको पता ही है कि आई वेक्टर होगा, और ये पता है आपको जे होगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करने की कहानी आएगी तो सिंपली आप करना क्या है, डी वेक्टर को ऐसे शुरू कीजिए, जिधर जिधर पार्टिकल गया है साथ में डायरेक्शन भी मेंटेन्ड है उसका, इधर गया है इधर गया, जिधर भी गया उसका डायरेक्शन मेंटेन है, तो आप उसके साथ यूनिट वेक्टर लगाते चलिए, और अपने आप लास्ट में वो एक ऐसा वेक्टर दे देगा जहां से रिजल्ट लाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं करता हूं, पहले के लिए मैं ये ओ है, और यहां मान लो ए कर दिया मैंने, बी कर दिया मैंने, सी कर दिया, डी कर दिया, और लास्ट में ई पर ये रुका है। तो रुका है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए डी वेक्टर इक्वल टू क्या करना होगा, 10i लिख दीजिए। देखिए प्लस नॉर्थ गया है तो 10j लिखिए, फिर आप ईस्ट में गए हैं तो प्लस फिर 10i लिखिए, फिर वापस आप आए हैं कितना, 20 मीटर, तो 20 माइनस जे लिखना पड़ेगा। तो लिखिए प्लस या माइनस, यहीं पर -20 जे वेक्टर, एंड वापस आप 10 फिर आए हैं तो ये भी -i में आप आए हैं, तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। -10i वेक्टर हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, सारे i वाले को एक साथ 10 + 10 एक तो कैंसल ही कर जाएगा, तो ओनली 10i बचेगा, और यहाँ 10j प्लस में 20j माइनस में, तो -10j बचेगा। हो तो गया, कहीं से देखिए कोई परेशानी है।
पिक्चर पर देख लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये नजर आता है, ओरिजिन से डायरेक्ट उसको मिला दीजिए, क्लियर है। और रह गई बात कि यहाँ वेक्टोरियल फॉर्म में अब इसका मैग्नीट्यूड लाना है तो मॉडुलस ले लीजिए, आपको तो सब पता ही है। यहाँ के बाद क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है और प्लस इस -10 का स्क्वायर करना मीटर में, जो वैल्यू आ जाएगा तो 100 + 100 आ गया, और इसका रूट ले लेंगे मीटर, यानी 2√10 आ जाएगा। ये 2 रूट, खैर जो भी आए वो मैटर हमारा नहीं, क्या आएगा नहीं आएगा वो तो कैलकुलेशन के जिम्मे है, कैलकुलेशन जिस तरह का होगा उस तरह का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड काइनेमेटिक्स का जो पहला लेक्चर आज का है, इस लेक्चर में हमने इतने ही कम समय में बहुत सी बातें सिखाई है आपको। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मेट आपने आज देखा, कुछ सवाल भी देखे तो ये हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का और भी पिक्चर अभी आना बाकी है आपको, तो उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। आज के इस पहले लेक्चर का अंदाज आपके लिए, जो आपका जो ये दिमाग का गेट आज खोल रहा है, एक शुरुआत हम लोग ले रहे हैं, करने के लिए बहुत फास्ट कर सकेंगे, लेकिन मेरा इरादा वो नहीं है। मेरा इरादा है कि आपको सिखाते हुए आगे बढ़े। आप में अगर वो ग्रेविटी आएगी, वो एटीट्यूड आ जाएगा, वो बातें आपके अंदर आ जाएंगी, तो मैं जीतूंगा। और मैं नहीं जीतूंगा, आप समझेंगे तो फिजिक्स जीतेगा, आप नहीं समझेंगे तो फिजिक्स हारेगा। मेरी हार जीत का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा जो इरादा है, उस इरादे में मैं तभी सफल होता हुआ दिखूंगा जब आप फिजिक्स को सीखते हुए अपना रिजल्ट देखेंगे, सामने नजर आएगा कि ये ही मेरा है, लूटना है उसको बस। सफर में आगे बढ़ते चलिए, हम हमेशा साथ हैं। मैं साथ नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम है। हम लोग मिलकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के सामने नहीं हैं, पर्दे के सामने मैं होता हूं, पर पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को में लगे रहते हैं। तो उन सबका सहयोग आपको मिलता है, और तब सबके लिए आपको मतलब सब, उन पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा बधाइयां मिलती रहती है। तो आपको भी ये चाहिए, इतने लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बेहतर तरीके से सीखते समझते हुए आगे बढ़िए। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।